मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर हुई ये बातचीत रिया के 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की बात की है। इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही हैं, साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही मानते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने को कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी। फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। बातचीत के समय रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर वो लिखती हैं कि भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। हमारा आखिरी कॉल वेकअप कॉल था। आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि कुछ साहस मिला है सर, और आपने उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था, उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट लिखते हैं कि मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होते हुए लिखती हैं कि किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया। आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे। न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा। आपने वापस मुझे बचाया है। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हाँ, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर जवाब देती हैं कि आप मुझे संभालते आए हैं, लव यू, आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया। वहां कांग्रेस के कई बड़े नेता दलित प्रधान के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के सीनियर नेता पीएल पुनिया की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही सर्किट हाउस से निकला, वहां पुलिस पहुंच गई और उन्हें वहां से जाने से रोका, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस ने सर्किट हाउस का मेन गेट बंद कर दिया और अजय कुमार लल्लू को खींचते हुए अंदर ले गई। ये देखते ही वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे और जब पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया तो कई कार्यकर्ता सर्किट हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और वो उसके खिलाफ नारे लगाते रहे। इस बीच सर्किट हाउस में नजरबंद अजय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के दूसरे नेता दलित प्रधान के परिवार से मिलने की मांग करते रहे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया। मुख्यमंत्री हिटलर शाही इस प्रदेश में लाना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल लाने का काम किया है। हम डरने वाले नहीं। आजमगढ़ के तरवा इलाके के बांस गांव के दलित प्रधान की 5 दिन पहले कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बादलों के सितम से जूझते गुजरात के लिए राजस्थान की बारिश भी आफत ले आई। राजस्थान की सीमा से लगे गुजरात के जिलों में उफनती नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक गुजरात के अरवल्ली में दिखी, जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। देर रात अरवल्ली जिले के कई इलाकों में पानी घुस आया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। अरवल्ली में ही राजस्थान को जोड़ने वाली एक सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे वहां कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। राजस्थान में भारी बारिश को देखते हुए गुजरात के 5 जिलों में चेतावनी भी जारी कर दी गई। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस के कंडक्टर को यात्रियों ने जमकर पीटा। आरोप है कि ये कंडक्टर बस में सवार एक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे गुस्साए यात्रियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।
यात्रियों ने सबसे पहले बस रुकवाई और फिर कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया। इस कंडक्टर ने जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की, सबसे पहले उसने कंडक्टर को कई चप्पलें मारी, जिसके बाद तो उस पर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। वहां मौजूद लगभग हर यात्री ने कंडक्टर पर अपने हाथ साफ किए। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगता नजर आया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसके बाद यात्री बस के ड्राइवर से भी काफी देर तक बहस करते रहे। हालांकि ड्राइवर के समझाने और माफी मांगने के बाद यह हंगामा शांत हो गया। दिल्ली का मुबारकपुर डबास इलाका इन दिनों तालाब बना हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। हालात यह है कि यहाँ का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा हुआ है। स्कूल के टीचर और दूसरे स्टाफ को ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर स्कूल तक जाना पड़ रहा है। कुछ बच्चों के परिजनों को एडमिशन करवाना था, लेकिन स्कूल के बाहर सड़क पर पूरी तरह से पानी भरे होने की वजह से उन्हें भी लौटना पड़ा है। इसके अलावा यहाँ के मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले दफ्तर के बाहर भी सड़क पर पानी भरा हुआ है। मुबारकपुर डबास में इस समय जो हाल है उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये राजधानी दिल्ली है। सब के सब दुखी हो चुके हैं। नेताओं की अनदेखी की जा रही है। ना विधायक, ना सांसद, कोई ना निगम पार्षद, किसी तरह की कोई विकास यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। इतना पानी भरा हुआ है कि कैसे कर जाए। इसमें 3 बार 4 बार आके वापस होके चले गए। बादलों से लगातार बरस रही आफत ने दिल्ली एनसीआर को बेबस कर दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में तो पिछले 24 घंटों में इतनी बारिश हुई कि अगस्त महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। और बारिश मिलेनियम सिटी को एक झटके में घुटनों पर ले आई। पिछले 36 घंटों की बारिश ने गुरुग्राम नगर निगम और पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। एक दो नहीं, गुरुग्राम के कई अंडरपास स्विमिंग पूल जैसे दिखने लगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज मेट्रो स्टेशन के पास जो अंडरपास है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जल भराव है। इफ्को चौक पर तो सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी ठीक उसी जगह से गुजरती दिखी जहां सड़क धंसने से गड्ढा हो गया था। गाड़ी अगर पलट जाती तो वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसे देखते हुए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। यहाँ पर पूरा जो ये रास्ता है इसको ब्लॉक किया गया है ताकि यहाँ से अब कोई भी जो लोग हैं कम से कम वो इस रास्ते से आने के लिए बचे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से सामने आई तस्वीरों ने तो डरा दिया। एक्सप्रेसवे पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। घुटनों से ऊपर तक पानी में लोग दफ्तर जाने के लिए मजबूर दिखे। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए भी ड्यूटी करना मुश्किल हो गया। गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो एक दिन पहले नावों के चलने की नौबत आ गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही नहीं, लगातार हुई बारिश में गुरुग्राम का बस डिपो भी पानी पानी हो गया। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर पानी भर गया है। गुरुग्राम में तो हालात बिगड़े ही, देश की राजधानी दिल्ली भी मुसीबत में आ गई। क्योंकि दिल्ली में दूसरे दिन भी मुसीबत की बारिश का सिलसिला थमा नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिनमें दिल्ली का संगम विहार इलाका भी शामिल रहा। संगम विहार की गलियों में सैलाब बहता दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मोटरसाइकिलें पानी में डूबी दिखी। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुल प्रहलादपुर के सबवे का कोई इलाज नहीं हो सका। उल्टा सबवे में पानी का स्तर और बढ़ गया, जिसमें एक बस और एक गाड़ी भी वहां फंस गई। देखिए सामने बस जो है वो पानी में डूबी हुई है और उसके आगे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी, वो भी पानी में डूबी हुई है। ये मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई आगे ना बढ़े। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में भी बारिश के सितम से सड़कें जलमग्न दिखी। अगर निकासी के इंतजाम किए गए होते तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। आप देखिए कि कुछ बाइक सवार जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक जो है खराब हो गई है। दिल्ली के नजफगढ़ और बर्फखाना इलाके में भी लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच लगातार राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बराहौटी के पास अपने सर्विलेंस सिस्टम को जून में अपग्रेड किया है ताकि भारतीय फौज की तैयारियों पर नजर रखी जा सके, जिसके लिए उसने 2 हाईटेक कैमरे एलएसी के बेहद करीब लगाए हैं। इस सर्विलेंस सिस्टम को पिछले ही साल नवंबर में लगाया गया था। इसके अलावा वहां पर बिजली के लिए एक बड़ा सोलर पैनल भी लगाया गया है। कमोबेश इसी तरह की खबर हाल ही में डोकलाम से भी सामने आई थी, जहां उसने सर्विलेंस के लिए 2 सिस्टम लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एक सर्वे करवाया जिसमें 62% लोगों ने इस चुनाव में उतरने की राय दी। अब पार्टी जल्द 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देगी। हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी के संभल में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से ये बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ, एक कांस्टेबल हमारा जो है, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में बन रही एक इमारत एक तरफ झुक गई। ऐसा बारिश की वजह से हुआ। इमारत के झुकने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया ताकि कोई हादसा न हो। ये जो बारिश का पानी है वो मकान के नींव में पहुंच गया और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस मकान में दरारें पड़ी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। उन्होंने बयान दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस बार पहले जैसा युद्ध नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी। कोरोना संकट के बीच अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इस सिलसिले में मंदिर निर्माण समिति की दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें यह बताया गया कि निर्माण के काम में तेजी लाने के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और IIT चेन्नई का सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें 60 मीटर गहराई तक 10 से 12 जगहों की मिट्टी की जांच की। जानकारी के मुताबिक 20 से 35 मीटर गहराई पर कंक्रीट से मंदिर की नींव तैयार की जाएगी ताकि भूकंप के झटकों का भी कोई असर ना हो, और अगर कमी रह जाए तो उसे संभालने के लिए 1200 खंबे भी होंगे। हालांकि मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के लिए 10 करोड़ घरों से सहयोग लेने का प्लान है, जिसमें RSS की अहम भूमिका होगी। पेरिस में अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। फ्रांस का PSG फुटबॉल क्लब पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा है और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसके सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। जश्न में पागल लोग कोरोना को भी भूल गए और हुड़दंग शुरू कर दिया। एक लड़का तो ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर चढ़ा नजर आया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। लोग आधी रात तक जश्न के नाम पर हंगामा करते रहे, जिसके बाद वहां पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन जीत की खुशी में पागल लोग पुलिस से ही भिड़ गए और जवानों पर पटाखों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। जो मिला उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान वहां आगजनी भी की गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की 88 पोस्ट के लिए युवाओं का हुजूम पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर 3 महीने के लिए अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसी के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहां पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में इतने अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का कोई इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, ये बेरोजगार युवा कई घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे। यहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। अस्पताल में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक लंबी लाइन लगी हुई थी। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सामने 2 नई मिसाइलें पेश करके एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इनमें एक मिसाइल का नाम उसने जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जिसके जरिए ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी। सामने आए वीडियो में एक अज्ञात जगह पर ये मिसाइलें फायर होने के लिए तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी। दावा किया गया कि कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई शहीद हज कासिम मिसाइल बेहद खतरनाक है। 1400 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन